वेलकम टू द यूपीएससी चैनल, द यूपीएससी व्हील। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मैनेजिंग पीटी 365 फॉर प्रीलिम्स। तो उसी में एक दो लोगों ने पूछा कि अपने नोट्स शेयर करिए। मैंने लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट ईयर मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था पीटी पढ़ने का, थोड़ा बहुत पढ़ा था, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बट अभी जो कि मेरे पास टाइम है तो मैंने कुछ आईआर की पीटी पढ़ी है और भी पीटीज़ पढ़ूंगा। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट है उसमें और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अगर उसको साथ में पढ़ना चाहें तो पीटी खोल सकते हैं, साथ में इस वीडियो को देखना और उसमें ये देखना कि कैसे उसको एनालाइज करना है और क्या टॉपिक्स छोड़ने हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माई सेल्फ, एनोनिमस यूपीएससी मेंटर। मैंने 3 मेंस दिए हैं और इस साल भी दिया था मेंस, और इस साल मैंने इंटरव्यू भी दिया है। तो 3 इंटरव्यू हैं सीएससी के एंड 1 आईएफएस मेंस एंड 1 आईएफएस इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये जैसे सबको पता है कि ये पीटी आईआर की है। इसमें कुछ टॉपिक्स जो इंडेक्स है, ये देखो, ये ना पहले तो सबसे पहले इस बार ना अक्टूबर तक की है, तो ना ये बहुत पुरानी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें। इसको लगभग टारगेट रखेंगे कि 1 आवर या 1.5 घंटे में इसको पूरा एक बार देख लें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देख लें। और मोस्टली हम ना जो नवंबर दिसंबर से अप्रैल तक, ये जो 6 महीने, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो, अब ये आईआर का जो इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या कुछ टॉपिक्स तो हैं जो मतलब नेसेसरी अननेसेसरी डालती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, यूएनजीए थोड़ा यूपीएससी वैसे प्रीलिम्स में नहीं पूछती है, बट देन टू हाँ, यूएनजीए पता होना चाहिए। यूएनएससी थोड़ा न्यूज़ में है तो पता होना चाहिए। यूएन पीस कीपर्स इतना अभी न्यूज़ में है नहीं। अब देखो, अलग अलग जो बॉडीज़ है उसमें बस G4 ठीक है, आईसीसी पूछ सकती है, ब्रिक्स पूछ सकती है, बाकी ये सब बॉडीज़ तो कुछ इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, तो आप ये स्किप कर सकते हो जिसको स्किप करना है, फिर छोटा कम टाइम पे पढ़ो। ओके, मैं एक और चीज़ बोलूँगा, सबसे पहले अपना ना स्टैटिक रिवाइज कर लो। अगर आपने अपना स्टैटिक रिवाइज कर लिया ना आईआर का, तो आपको काफ़ी चीज़ें तो इसमें स्किप ही करना होगा, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ब्रिक्स हो गया। आसियान का बारे में इतना न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। आसियान आपको स्टैटिक में जो पता है वही पता है, ठीक है। सार्क सार्क तो यूपीएससी क्या सरकार ही मान नहीं रही कि इंपॉर्टेंट है। तो बिम्स्टेक एक बार को भले इंपॉर्टेंट है, बट ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना नहीं है। बट हाँ ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हाउ मेनी कंट्रीज आर अंडर सार्क और अंडर बिम्स्टेक, सो दिस वी शुड नो। देन क्वाड एंड क्वाड में क्या है कि क्वाड में बस आपको पता होना चाहिए हाउ द ग्रुपिंग इज। मोस्टली क्वेश्चंस कम इन मेंस, नॉट इन प्रीलिम्स। means in mains it's important in and in analytical science that code क्यों important है, क्यों ओकस का रिलेवेंस क्या है, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओकस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। IPEFP, ये थोड़ा ना IPEF जो है वो प्रीलिम्स में बस पूछ सकते हैं कि किन का इनिशिएटिव है, स्टेटमेंट देख के। IMAC इज इम्पोर्टेंट, IMAC इज इम्पोर्टेंट आई वुड से, बिकॉज दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ एंड इसराइल में वॉर होने के बाद IMAC इम्पोर्टेंट चल सकता है। there are probability that questions can come from IMAC. Shanghai Cooperation Organization, but we should know that how many countries are there under Shanghai Cooperation Organization. Then G7, I would say that G7 name of countries is more than sufficient. Name is not very important, it's important for mains but not for prelims now. Commonwealth, Gulf Cooperation Council, NATO is important. NATO is important. Why? Because Ukraine-Russia war has been started because of this organization NATO. So it can be asked. Geneva Convention is also important. It has been recently in news. अब देखो, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से दैट बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है अदर और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी यूपीएससी ना ऐसा पूछ लेता है, तो ये बारे में थोड़ा मैं कहूँगा इट्स इन न्यूज़। तो यू कैन शंघाई कोऑपरेशन को भी बस आप थोड़ा सा देख लो। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरे को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो न्यूज़ में रहता है। हाँ, ये जो मैंने येलो मार्क कर दिया है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हाँ, बाकी आई डोंट इफ आई वाइज अलायंसेस यूनिवर्सल ये और C10 ये थोड़ा न्यूज़ में ना, दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। अदर कॉन्फ्रेंस, यूपीएससी रिसेंटली हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज एंड इन रिकरेंट वे। एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चंस आर कमिंग एंड 5+ क्वेश्चंस आर कमिंग इन मैपिंग। सो 2-3 क्वेश्चंस तो इसमें से कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन एरिया से आते हैं, बाकी मैपिंग के आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट को हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। कौन कौन सा प्लेसेस इन न्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, अदर कॉन्फ्लिक्ट
एरियाज इन न्यूज़ और प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब देखो बायलैटरल रिलेशंस में देखो ज़्यादातर तो नेबरहुड है, तो अगर आपका स्टैटिक सही है तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें इंडिया चाइना देख लेना, इंडिया चाइना इज़ इम्पोर्टेंट, एक बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस उसके अलावा और मालदीव्स और देख लो। इसमें मैपिंग कहूँगा मैं, मैपिंग इज़ इम्पोर्टेंट इसमें रेदर देन इसका। बाकी तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। मालदीव्स आया था 2024 में, बांग्लादेश के काफ़ी चांसेस है 2025 में पूछने के, तो आई वुड से कि बांग्लादेश मेंस के लिए पढ़ लेना। बाकी ये इसके बाद यूएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया क्योंकि अभी 2 साल से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सरकार में, तब से न्यूज़ में है। और बाकी मैं कहूँगा बाकी इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, रीड मार लेंगे बस, बाकी रिवाइज करते वक्त यही कंट्रीज़ को रिवाइज करना है। तो ये इंडेक्स जब देखोगे ना आप तो इंडेक्स से रिवाइज करना है। इसके बाद अदर इवेंट्स इन न्यूज़, तो मैंने जो देखा था इसमें एक मर्कोसुर पता होना चाहिए आपको। हाँ, स्टार्टिंग से जाते हैं। सबसे पहले चाबहार पोर्ट बहुत टाइम से ही न्यूज़ में है, बस इसके मैपिंग थोड़ा देख सकते हैं, मैपिंग बाकी इतना मेरे को लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया इन द ग्लोबल साउथ, इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है, तो ये भी मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनर, इसमें 4 कंट्रीज है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein एंड आइसलैंड इज ऑल्सो कम्स अंडर एफ्टा। तो तापी गैस लाइन पाइपलाइन पता नहीं क्यों दे दिया, मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आएगा इससे। पाथ टू पीस समिट, कोलंबो प्रोसेस, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ठीक है, ये वाला पता होना चाहिए किस किस से रिलेटेड है। अब ये देखो इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, आई डोंट नॉट नो व्हाई दे हैव पुट इट अंडर IR, जब इंटरनल सिक्योरिटी आता था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ सकता है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, आई डोंट थिंक सो इट विल बी आस्क्ड, बट ठीक है पढ़ लेंगे, रीड मार लेंगे। कारगिल भी रीड मार लेंगे। बाकी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो FATF इतना न्यूज़ में नहीं है, FATF आई वुड नॉट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस देख लेंगे, मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, हाँ ये थोड़ा देख लेंगे बिकॉज ये पूछ सकते हैं रेगुलेशन। UNODC ये ना PYQ में है इसलिए अच्छे से देख लेंगे। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये भी देख लेंगे। ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ नेटवर्क, इसका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन देख लेंगे। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या है, आसपा, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा रिपोर्ट में एटलीस्ट बस ये बताना चाहिए कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा है कौन सी कंट्रीज कम है। एक्सरसाइज न्यूज़, ये UPSC पूछ रहा है थोड़े साल से, कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट में दे देते हैं कि भाई बांग्लादेश, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। अब आपको पता होगा कि ये एक्सरसाइज नहीं होती है तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज इन न्यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग फिल्म्स। तो अब देखते हैं कि एक एक करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो सबसे पहले UNGA, तो UNGA में कुछ नहीं है, एक रेजोल्यूशन साइन किया था UNGA ने सिक्योरिटी काउंसिल में कि पैलेस्टीन को एक मेंबर बना देंगे UN को। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या प्रोसेस है एडमिशन की ऑफ न्यू मेंबर्स टू द UN। तो कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन देंगे, वो सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे, देन इसके बाद रिकमेंडेशन, सिक्योरिटी काउंसिल में रिकमेंडेशन आएगी जिसमें से 15 में से 9 सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स जो है ना, 5 तो परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, वो अप्रूवल दे देंगे। उसके बाद जनरल असेंबली का अप्रूवल होगा 2/3 मेजोरिटी वोट से। इसके बाद इफेक्टिव हो जाएंगे ये, इसके बाद ये अडॉप्शन हो जाएगा। तो ये है। पर अब देखो UNGA क्या है, 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यूनाइटेड नेशंस में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे तो 5 होते हैं परमानेंट ऑर्गन्स, बट एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल होती है, एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होती है। NSC में 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, बाकी UNGA में मेंबर्स होते हैं। कितने कंट्रीज है इसमें, 193। तो ये अगर पूछता है कि भी कितने मेंबर्स है कंट्रीज, तो 193 है। 6 परमानेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स है और हर मेंबर स्टेट को एक वोट है। और इंपॉर्टेंट इशू को पास होने के लिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये स्टेटमेंट आ सकती है। इसके बाद मीट एनुअली इन रेगुलर सेशंस इन सितंबर, इनका सेशन कब होता है UNGA का, रेगुलर सेशंस होता है स्टार्टिंग इन सितंबर विद स्पेशल सेशंस जो होते हैं। प्रेसिडेंसी भी मेंबर स्टेट्स में रोटेट करती है। अब UNGA के जनरल असेंबली के फंक्शंस क्या है, तो ये देख लेते हैं अपन, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो एक तो रेजोल्यूशन पास करते हैं,
नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, नॉन बाइंडिंग है तो होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि रशिया ने को वॉर रोकना है, अरे बाइंडिंग ही नहीं है तो बस हाँ कर दिया। इलेक्ट मेंबर इलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पैलेस्टीन को इलेक्ट करने के लिए, तो ये फिर अप्रूव बजट, तो बजट अप्रूव करने के लिए होता है कि यूएन के बजट और अदर मेंबर स्टेट्स के फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद डिस्कस ग्लोबल इश्यूज, तो यूएनजी है मतलब यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल असेंबली, अब इश्यूज तो डिस्कस करेंगे ही। तो इसके बाद अब देखो एक यूनाइटेड नेशंस ने पैक्ट किया है फॉर फ्यूचर ऑफ एट द यूएन समिट फॉर ऑफ द फ्यूचर, तो कुछ नहीं है बस ऐसे कोई पैक्ट हुआ है और इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं खास, मतलब फॉर फिल्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट, है ना। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ को बनाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कोई कंट्रीज़ को नॉन परमानेंट मेंबर बनाती है तो कितने साल के लिए बनाती है, 2 साल के लिए बनाती है। कितने साल के लिए बनाती है, 2 साल के लिए। क्या इंडिया बन चुका है नॉन परमानेंट मेंबर्स, हाँ बन चुका है। क्या पाकिस्तान बन चुका है, हाँ बन चुका है। पाकिस्तान इस साल बना है, अगर स्टेटमेंट आती है कि इस साल बना है या नहीं बना पाकिस्तान, तो हाँ बना है। और यूएनएससी का ही रोल है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इन्फोर्स कराने में, और यूनाइटेड चार्टर से बना है। 15 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें वीटो पावर होती है, और बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनकी वीटो पावर होती है या नहीं होती, नहीं होती। अब इसमें रीजन को प्राथमिकता देते हैं, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, और ईस्टर्न यूरोप। तो इन रीजन से हो गए 5 से, है ना। अब क्या है डिसीजन मेकिंग पावर, क्या है किसकी पावर है, यूएनएससी की। यूएनएससी के पास पावर है टू मेक बाइंडिंग डिसीजन दैट मेंबर स्टेट मस्ट इंप्लीमेंट अंडर द यूएन चैम्बर। और इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर में 8 बार इलेक्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बार। मैं सही कह रहा हूँ, यूपीएससी से पूछ लेता है, स्टेटमेंट एक बना लेता है कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड 3 टाइम्स, ऐसे करके एक स्टेट बना देगा, एट यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट। अब हम ना क्या होता है कि हमें लगता है कि 3 है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट 8 बार है तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। तो आपको ये अगर याद रहता है तो क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है और इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्या है, कुछ नहीं, बस एक कॉमन प्लेज इनिशिएटिव किसका है, यूएनएससी का है, इतना पता होना चाहिए यूएनएससी का है, बस इससे ज़्यादा नहीं। कॉमन प्लेज इनिशिएटिव में एक बार पढ़ लेना कि कॉमन प्लेज लिया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, अब देखो क्या है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है, जिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है एक इंडिया लेड ग्रुपिंग है, जो क्या बोलती है कि एक नया डेटाबेस की बात करती है जिसमें कोई भी क्राइम जो है ना यूएन पीस कीपिंग मेंबर्स के अगेंस्ट में होते हैं उनको देख सके, उनको रिकॉर्ड कर सके। यूएन पीस कीपिंग मिशंस क्या है, वो मेंबर्स, वो फोर्स जो पीस को स्टेब्लिश करती है वॉर टॉर्न एरियाज़ में, कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन एरियाज़ में, एंड इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्रीज। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या 2022 में इंडिया ने लॉन्च किया था, इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया था 2022 में टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट, है ना। और इससे क्या होगा, रीस्टेब्लिश होगा। अब देखो एक यूएन पीस कीपिंग का जेनेसिस देख लेते हैं। 1948 में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन वेस्ट एशिया ने फॉर्म द आर्मिस्टिक एग्रीमेंट। तो आर्मिस्टिक एग्रीमेंट किसके रिलेटेड है, आर्मिस्टिक एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू यूएन पीस कीपिंग, है ना। तो आप पढ़ लेना। बाकी ब्लू हेलमेट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ब्लू हेलमेट क्या है, जो यूएन पीस कीपर्स है ना वो ब्लू हेलमेट पहनते हैं। और एक और जो यूएन के पीस कीपर्स ब्लू हेलमेट पहनते हैं, एक ब्लू लाइन करके भी न्यूज़ में था। ब्लू लाइन न्यूज़ में पिछले साल बहुत न्यूज़ में था। तो ब्लू लाइन क्या है कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो बॉर्डर होता है वो ब्लू लाइन है। तो ऐसे यूपी से पूछ सकता है ब्लू हेलमेट क्या है, ब्लू लाइन क्या है। लेबनान और इजराइल के बीच में जो बॉर्डर है दैट इज़ ब्लू लाइन। तो इजराइल और लेबनान, इजराइल एंड लेबनान के बीच में जो बॉर्डर है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लू लाइन, है ना। और ब्लू हेलमेट वो जो हेलमेट उनको कहा जाता है ना। इसके बाद एक बार क्या यूएन पीस कीपिंग फोर्स को, पीस कीपिंग को नोबेल प्राइज़ मिला है, हाँ नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इन 1988। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। अब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डेवलपमेंट है, जिसने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक। हाँ तो अब देखो ये ना इकोसॉक जो है इसका हेड क्वार्टर बैंकॉक में, बट इवन इफ यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दिस फैक्ट इट्स ओके, नोबडी नोज।
बट ये है कि स्टेटमेंट जैसा आएगी क्या इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ यूनेस्कैप यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। एंड UNCTAD ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के बारे में बात करता है। उसने 60th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करी है। तो उसका हेडक्वार्टर का है जेनीवा, मोस्टली का जेनीवा होता है हेडक्वार्टर। नहीं भी आ जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। मोस्टली जो क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं वो उनका कुछ मतलब वो ज़्यादातर तो गलत होते हैं, बट ऐसा समझना चाहिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गलत से लगना है तो वो गलत होगा, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा कंपाइलिंग रीज़न है कि हाँ ये फैक्ट सही है तो वो सही भी होता है। तो ऐसा कुछ करके हम इस बारे में बात करेंगे जब स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो UNCTAD यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी एक रिपोर्ट भी आती है जो 1964 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीज डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ना जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दिस कैन कम अंडर कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज कराता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय UNCTAD तो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये निकालता है ना। इसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, स्किप कर सकते हो, कैन स्किप। G4 नेशंस में कौन आता है ये देख लो बस। देखो ये इंपॉर्टेंट है। G4 नेशंस ये हैं कि G4 नेशंस वो कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे के बिड को सपोर्ट करते हैं कि परमानेंट UNSC सीट मिल जाए। इंडिया एक फोर्स कर रहा है कि जो 5 मेंबर्स का ग्रुप है ना पर P5 जिसको कहते हैं P5 उसका ग्रुप का हिस्सा बन जाए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर है वो इंडिया को भी मिल पाए। और उसके भी रीजंस है कि इंडिया is the one of the largest contributor of United Nations peacekeeping force. Second, India is the largest populated country in the world, and India is the largest growing economy. Largest नहीं कहूँगा, fastest growing economy. तो इसलिए तो इसमें 4 कंट्रीज है जो those countries which are supporting each other bid for permanent permanent UNSC सीट, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। अब इसका उल्टा एक ग्रुप है भाई जो यूनाइटिंग फोर्स कंसेंसस, दिस इज अ ग्रुप विच अपोज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अपोज कौन करता है कि अपोज करते हैं कि भाई परमानेंट सीट G4 नेशंस को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये है पाकिस्तान तो होगा ऑब्वियसली इंडिया को अपोज कर रहा होगा, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिको, सेंट मेरिनो एंड स्पेन, तुर्की। तो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस इज ऑल्सो नोन एज कॉफ़ी क्लब। तो कॉफ़ी क्लब भी इसको कहते हैं, कॉफ़ी क्लब क्या कहते हैं, कॉफ़ी क्लब। तो ये याद होना चाहिए कॉफ़ी क्लब किसके रिलेटेड है। ये UNICC ये इतनी बार न्यूज़ में रहता है, आपको सबको पता होगा कि स्टैचूट कौन सा है इसमें, रोम स्टैचूट के आगे इसमें हुआ क्या था, इसराइल PM और हमास लीडर्स को के लिए अरेस्ट वारंट निकाले थे ICC प्रोसिक्यूटर ने, ICC ने। तो ICC क्या है, ICC बस इतना ही है, इसका कुछ फ़ायदा ऐसा कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता, कंट्रीज ज़्यादातर मना कर देते हैं। और ICC को मतलब आप अरेस्ट हो सकते हो अगर आप मेंबर स्टेट्स के पास गए हो तो, है ना। तो अगर आप घूमने ही नहीं गए मेंबर स्टेट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेंबर स्टेट को कंप्लाई करना पड़ता है इस ऑर्डर पे। अब देखो ICC का ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स, 1998 में अडॉप्ट हुआ। 1998 में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, इन सब पे ये एक्शंस लेता है। इसमें कितने मेंबर स्टेट्स है, 124 स्टेट्स। क्या इंडिया मेंबर है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ रोम स्टैट्यूट। इंडिया ने रोम स्टैट्यूट साइन नहीं किया, दैट्स व्हाई इट्स नॉट मेंबर ऑफ ICC। इसके बाद ICC डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। और कंपैरिजन करेंगे हम ICC और ICJ का। ICJ क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 1945 में हुआ UN चार्टर के द्वारा, और हेज में इसका हेडक्वार्टर, इसका भी हेडक्वार्टर हेज में। ये 1998 में हुआ है ICC एंड इट्स अंडर रोम स्टैट्यूट। इसके बाद इसमें 18 जजेस होते हैं और 3 डिविजन्स होते हैं, इसमें 15 जजेस होते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स को ही क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं ICC में। इसमें एक लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स हुआ पार्टीज टू ICJ एंड एक्सप्लिसिटली गिवन कंसेंट, तो कंटेंशियस केसेस और एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स, ये 2 तरीके से इसमें होता है ना। अब इसके बाद ब्रिक्स देखो यार, बस मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ऐसा कुछ बहुत न्यूज़ में है, बस एक्सपेंशन के लिए न्यूज़ में। तो इसको सबसे पहले क्या हुआ था, जेम ओ नील इन्होंने 2001 के टाइम पे, जिम ओ नील इन्होंने 2001 के टाइम पे एक नाम दिया ब्रिक का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इसके बाद क्या हुआ,
जब 2006 हुआ तो 2006 में फाइनलाइज किया इसको ब्रिक को। फिर ब्रिक समिट हुई 2009 में, कहाँ पर हुई? रशिया में। अब हुआ क्या, इसके ही अगले साल में एक कंट्री और ऐड हो गई इसमें, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। 5 कंट्रीज़ पहले से थी, अब इसमें 5 कंट्रीज और ऐड हो गई। उसका मैं ऐसे कहूँगा कि आप ऐसे निमोनिक बना लो, I2, E2 और U। आई से इंडिया, ये ईरान और इसराइल। ई से कौन सी कंट्रीज हो गई? ई से इजिप्ट, इथोपिया। और यू से क्या होगा? UAE। तो 5 कंट्रीज और ऐड हो गई। सऊदी अरेबिया भी इसने डिसीजन लिया नहीं है, फॉर्मल डिसीजन नहीं लिया है, तो अभी पता चले कि मना कर दे। तो ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट है क्या इनका? ब्रिक्स का नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इनके इनिशिएटिव्स क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा ब्रिक्स में, और ये 2014 में बना था फोर्टलिजा समिट में। कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, इसमें क्या है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे, किनको देंगे? टू मेंबर नेशन जिनको पेमेंट ऑफ बैलेंस क्राइसिस हो रहा है। इसके बाद एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव बना रहे हैं ब्रिक्स का, वो भी ब्रिक्स पे वगैरह को करेगा। तो अभी हम ब्रिक्स के बाद आसियान पढ़ेंगे। आसियान में देखो ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी न्यूज़ में है नहीं। तो आसियान में कितने कंट्रीज़ है ये पता होना चाहिए। 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स आसियान में, 10 मेंबर्स। तो बाकी 1967 में बना ये आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। 5 मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड से। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो एक दिल्ली डायलॉग इसके लिए है, बाकी ऐसा इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। मेंस में भी बस एक पॉइंट लिखने में काम आएगा जब अगर हम म्यांमार का रिलेशंस या फिर इंडोनेशिया का रिलेशंस, क्योंकि अभी इंडोनेशिया के साथ हम क्या कर रहे हैं? एक डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रह्मोस डिफेंस डील। उसके लिए न्यूज़ में बाकी ऐसा कुछ है नहीं जिसमें फिल्म में पूछा जा सके। तो ठीक है, बाकी तो इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान फ्यूचर फोरम, बस। बाकी अगर रीड मारना हो तो रीड मार देना, बट मेरी तरफ से ऐसा कुछ रिटेन नहीं रहता, याद नहीं रहता मेंस में। हाँ, ईस्ट एशिया समिट का इंडिया पार्ट है। इसमें हमने जकार्ता इंडोनेशिया में किया था, कोलालंबर में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। इसके बाद सार्क में कुछ नहीं है, एक अनाउंस किया है इन्होंने, करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क उसको किया है। करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क क्या होता है कि जिसमें 2 कंट्रीज़, कंट्री ए और कंट्री बी, ये करें कि जैसे ये डॉलर में इनका करेंसी है, इनका करेंसी है रुपीज़ में, जैसे USA और इंडिया। इन दोनों ने एक ये तय किया कि अभी जैसे 86 रुपीज़ का 86 रुपीज़ का $1 चल रहा है। तो हमने पहले करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया कि लगभग 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को क्या होगा कि हम इसका स्वैप करेंगे, और कितनी रेट पे करेंगे? 87 रुपीज़ की रेट पे करेंगे फॉर एग्जांपल। ये पहले से हमने एग्रीमेंट कर दिया। ये क्यों करते हैं? इस एग्रीमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं होती ट्रेडर्स के बीच में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में लगे हैं कंट्रीज़ को। और अब देखो क्या फ़ायदा है, जैसे अगर उस टाइम पे 89 रुपीज़ का $1 होगा तो कौन सी कंट्री को फ़ायदा? बी कंट्री को, इंडिया को। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस डील से, लेकिन अगर जैसे 85 रुपीज़ का होता है डॉलर, लेकिन हमें 87 का ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि हमने डील कर दिया। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में दोनों को ही एक रिस्क शेयर हो जाता है और दोनों ही कंट्री को कुछ नुकसान होता है, कुछ फ़ायदा होता है। और हमने और कौन कौन से कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट किए हैं? एक ब्रिक्स के साथ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया है। कौन कौन सी कंट्री है? मालदीव्स, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कौन सी कंट्री नहीं है? म्यांमार इज़ नॉट पार्ट ऑफ सार्क, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी साफ्टा एक साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनका इंडिया के साथ में, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी डिसफंक्शनली चल रहा है 2016 से। अब बिम्स्टेक में ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। बिम्स्टेक इज़ पाकिस्तान माइनस सार्क कह लो, और म्यांमार भी आ जाते हैं इसमें, है ना। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी नहीं है सार्क की जैसे। तो सार्क में से अगर आप सार्क में से पाकिस्तान और अफगानिस्तान हटा दो, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, है ना, और मालदीव्स को भी हटा दो, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। तो ये आ जाएगा आपका बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक में एक और चीज़ आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है, दैट इज़ म्यांमार। तो ठीक है, इसके बाद बिम्स्टेक के प्रोजेक्ट क्या हैं?
बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज और बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। बस कोड क्या है, कोड कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है जिसमें 4 कंट्रीज़ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान एंड यूएसए। देखो अब मेरे को इतना कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा ये वाला पार्ट मेरे को, इसलिए मैंने स्किप करा दिया है। प्रीलिम्स में, मेंस में भी कोड का अगर आएगा तो आपको वहाँ पे अलग तरीके से पॉइंट्स पढ़ोगे आप। अब देखो कुछ नहीं है, एक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसमें हम कोड के साथ कॉर्पोरेशन बढ़ाएंगे, ये बात है, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, ये फ्रेमवर्क है जो इन 4 कंट्रीज़ के लिए होता है। 2004 में सुनामी रिलीफ ऑपरेशंस के बाद आया था, 2007 में फॉर्मलाइज किया जापान ने, और एशियन रीजनल फोरम में इसको एक फॉर्मल मीटिंग हुई थी। फिर 2017 में फर्स्ट ऑफिशियल टॉक्स हेल्ड इन फिलीपींस ड्यूरिंग द ईस्ट एशिया समिट में फर्स्ट टॉक हुई। इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स के टाइम पे, मेंस के टाइम पे लिखने में काम आता है, ये मेंस में इंपॉर्टेंट है। फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। एक एसक्यूआरड भी है कि न्यूज़ चल रही है। फिर ऑकस, ऑकस कुछ नहीं, 3 कंट्री है, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। 5 साल हो गए इनको, 2021 में बनाया था। स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस है, इंडिया मेंबर नहीं है, डिफेंस ये सब चीज़ों को बढ़ाएंगे, डिफेंस वगैरह को। फिर IPEF, IPEF क्या है? IPEF एक तरह से एक एग्रीमेंट है जिसके अंडर में बहुत सारे अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, जिसमें क्लीन एनर्जी एग्रीमेंट होगा, फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट होगा। ये 4 पिलर्स हैं इसके। 4 पिलर्स कौन से? ट्रेड, एक सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लियर इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। 4 पिलर्स हैं, 2022 में चालू हुआ था ये। क्या इंडिया मेंबर है इसका? क्या इंडिया मेंबर है इसका? हाँ, इंडिया मेंबर है। इंडिया इज़ द मेंबर, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ IPF। ठीक है, IPF में नहीं, ये मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, मतलब यू कैन स्किप। उसके बाद सप्लाई चेन, ठीक है, इतना न्यूज़ में नहीं है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है। IMEC, ये आपको मैप में पता होना चाहिए, मैप में कहाँ कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैप में। ये बता रहा हूँ, अगर आपको इस पूरी PT में कुछ अगर देखना है ढंग से तो ये तो ज़रूर देखना है। ये जाएगा मुंबई से जाएगा तो क्या जाएगा? ज़बेर अली पोर्ट, UAE में। अगर UAE आए मेंस में क्वेश्चन तो आपको ज़बेर अली बनाना है, ऐसा छोटा सा मैप, चुन्नू सा। फिर अल गुवैफत, ये कहाँ है? UAE में, अल गुवैफत। फिर मैंने एक रियाद याद किया था, रियाद पता ही था मेरे को। फिर हरात हो याद किया था, तो हयात रियाद सऊदी अरेबिया। हाइफा पोर्टल कहाँ पर है? इजराइल में। हाइफा कहाँ पर है? इजराइल में, आ सकता है क्वेश्चन। अल हदीथा सऊदी अरेबिया में, अल हदीथा मतलब पहले यहाँ से जाएगा मुंबई से जाएगा जबर अली UAE में। फिर अल गुवैफत UAE में ही है। उसके बाद मतलब UAE में जबर अली और अल गुवैफत यहाँ तक पहुँचा। फिर उसके बाद हरात, रियाद और अल हदीथा। फिर उसके बाद हम हैफा जाएगा। फिर उसके बाद पेरोज जाएगा, ग्रीस। तो सारी सिटीज़ का नाम याद रख लो भाई, कुछ भी कभी भी पूछ सकता है UPSC। इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ेंगे इसमें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में। देखो एक बार मेंस में आ चुका है ये, इसमें पूछा था कि SCOs में क्या रोल है। IAS 2023 में आया है ये क्वेश्चन, तो इट्स इम्पोर्टेंट मेंस के लिए। प्रीलिम्स में इसके क्या मेंबर्स हैं ये पूछा जा सकता है, और तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कितना स्किप करना है, कितना पढ़ना है। तो न्यूज़ इसलिए है कि बेलारूस बिकम्स 10th मेंबर टू ज्वाइन SCO। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि बेलारूस अब 10th मेंबर बन गया है। अब इसमें ये चीज़ आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये याद नहीं रहता, यू कैन स्किप इट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग दैट it is headquartered in Beijing, China. It's very important, and it found its genesis on the Shanghai Summit in 2001. कौन कौन सी कंट्रीज़ ने इसको फाउंडेशन किया था? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। अब कितने मेंबर्स हैं इसमें? 10 मेंबर्स। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान इज़ द लेटेस्ट एंट्रेंट एंड बेलारूस। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको SCO में याद करना है, प्रीलिम्स में आ सकता है। तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ SCO। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ SCO। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बट तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर। SCO ने 2015 में इंडिया पॉइंट पाकिस्तान को फुल मेंबर्स बनाया था, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी फिर देखो ये ऑब्जर्वर स्टेट्स याद नहीं रहेगा इसलिए मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर है।
प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देन देखो एक चीज़ है इसमें, टेररिज्म में कॉपरेशन होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, दैट इज रेड्स इनिशिएटिव। काशी वाराणसी, काशी वाराणसी हैज़ बीन डिक्लेयर एज फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। अब देखो फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि काशी, एक स्टेटमेंट आ जाएगा प्रीलिम्स में कि SCO में बेलारूस इज ए मेंबर, आपको लगेगा नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट आएगी कि भाई तुर्कमेनिस्तान इज ए मेंबर, वो भी नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट आएगी कि काशी इज़ द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल ऑफ SCO, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये थोड़ा, ये वाले टेबल को ना आप इसके शॉर्ट नोट बना सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ में 50th ग्रुप ऑफ 7 सबमिट हुई है इटली में, जहाँ पे आउटरीच कंट्रीज़ का की तरह से इनवाइट किया। अब देखो इसके शॉर्ट नोट बनाने तो बस स्क्रीनशॉट ले लो, जो टेबल से ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये न्यूज़ व्यूज़ ये सब पूछता नहीं UPSC। अब देखो क्या है, G7 आया था 1975 में, जब 1973 का एनर्जी क्राइसिस हुआ था। ये एनर्जी क्राइसिस किस चीज़ का हुआ था, जो योम किप्पुर वॉर करके हुआ था एक, इज़राइल और बाकी के अरब कंट्रीज़ के बीच में। उस टाइम पे अरब कंट्रीज़ ने इज़राइल के सपोर्टिंग नेशंस को, जो दोज नेशंस हु वर सपोर्टिंग इज़राइल, उनके खिलाफ एक ऑयल का एम्बार्गो लगा लिया कि उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और भी कई कंट्रीज़ में लगाया। देन इसकी वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड में एक एनर्जी क्राइसिस आ गई और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया। तो उसकी वजह से 1975 में एक कौन सी बड़ी नेशंस ग्रुप बनाए, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। ओके, इसमें मेंबर्स कौन कौन से, US है, जर्मनी है, कनाडा, UK, जापान, इटली एंड फ्रांस, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। रशिया ने 1998 में ज्वाइन किया था, बट फिर बाद में G8 आ गया था। बट 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया के बाद इसको हटा दिया गया जर्मनी को। तो यूरोपियन यूनियन है क्या G7 मेंबर, तो नहीं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि G7 कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन एंड कौन सी कंट्री नहीं है, रशिया। तो G7 इज़ अ बिग कंट्री जो 1973 में के एनर्जी क्राइसिस के बाद 1975 में आई थी। इसका भी कोई इट लैक्स ए परमानेंट स्ट्रक्चर बिकॉज इट डजेंट हैव ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इट हैज़ ए रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। तो परमानेंट सेक्रेटेरिएट क्या सार्क का है, हाँ है, काठमांडू में है। क्या G20 का है, नहीं G20 का नहीं है। तो कई कंट्रीज़, कई ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, कईयों का नहीं होता। अब देखो एक इनिशिएटिव है G7 का, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स में इट कैन कम, दैट 2022 में आया था। इट एम्स टू मोबिलाइज अराउंड 600 बिलियन बाई 2027। अब PGII क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ इनिशिएटिव विच इज़ सीन टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। तो इसलिए आया था PGII। एंड इसके बाद फिर IMEC भी आया है। तो एक इसके बाद G7 का एक इनिशिएटिव है एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका इनिशिएटिव, G7 लेड एफर्ट्स हैं। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद नहीं रहता, तो इसको आप स्किप कर सकते हो इस लाइन को, बस ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बाकी ये वाली टेबल तो सभी की अच्छी लगी मेरे को PT में, ये आप देख सकते हो। अब देखो नॉन अलाइन मूवमेंट, अब देखो मेंस में आ जाता है बस कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, प्रीलिम्स में नहीं पूछता वो, क्योंकि इसका रिलेवेंस अब एज़ पर द न्यू गवर्नमेंट इसका कम हो गया है। बट अभी भी रिलेवेंस है। कई बार अभी देखा गया कि यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट में लड़ाई करी बिकॉज ऑफ परसीव्ड सपोर्ट ऑफ US। नाउ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट ही विल नॉट कंटिन्यू द सपोर्ट फॉर यूक्रेन। तो व्हाट इंडिया हैज़ सक्सेसफुली डन वॉज कि नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से इंडिया ने इस डिप्लोमेटिक एक तरह से डिप्लोमेटिक बैलेंस किया, और हम रशिया का ना तो एक साइड में है, ना तो रशिया की तरफ, ना US की तरफ, हमने इशू बेस्ड अपने इंटरेस्ट रखे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक तरह से इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल रही है। अब हुआ क्या था कि नैम ने क्यूबा को रिमूव करने के लिए बात करी है यूनिलेटरल टेररिस्ट लिस्ट के। हुआ क्या था, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम के टाइम पे, कोल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जब छद्म युद्ध हुआ था, मतलब कोई कंट्री एक साइड नहीं ले रही थी, और युद्ध मतलब ऐसा बिल्कुल विजिबल युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में जाके होता था, US वर्सेस रशिया का। तो उसी में क्यूबा इज़ नियर बाय US। तो यहाँ पर क्या हो गया था, रशिया ने क्यूबन में सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी थी रशिया ने। अब इसकी वजह से US ने इसको टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया, उसकी वजह से ट्रेड एम्बार्गो वगैरह आ गए थे।
अब कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भी उस लिस्ट से बाहर नहीं निकाले क्यूबा को, और इसलिए नैम बोल रहा है कि इनको क्यूबा को निकालो बाहर। तो एक यूनिलेटरल लिस्ट है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की, जो इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रमोट करता है। कौन कौन सी कंट्रीज है? नॉर्थ कोरिया है, ईरान है एंड सीरिया है। अब एक और चीज़ देखो, क्यूबा को नहीं हटाया, तो एक बहुत ये वाली चैलेंज वाली बात है। तो बस ये न्यूज़ है। बाकी नैम के रिलेवेंस में आप एक पॉइंट लिख सकते हो ये कि हाँ भाई, नैम ने अभी क्यूबा को रिमूव करने की बात कही है। अब नैम के बारे में द फैक्ट्स फर्स्ट इज कि इट इज़ ट्रेसिंग इट्स रूट टूवर्ड्स टू द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस इज इंपॉर्टेंट विच लेड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। फर्स्ट नैम समिट कहाँ हुई थी? सर्बिया में, बेलग्रेड में। प्रिंसिपल्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। अराउंड 120 countries are member of it. It's important for mains, less important for prelims. बस ये पूछ सकते हैं, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पॉलिसी ऑफ नॉन एलिमेंट ये आप पढ़ लेना, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा मोस्टली जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप रीड मार सकते हो इस वीडियो को पोस्ट करके। अब कॉमनवेल्थ अच्छा है। ये वो वाले कंट्रीज़ होते हैं जो एक टाइम पे ब्रिटिश ने कॉलोनीज़ बना के रखे थे। तो हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये डिसाइड किया कि हम इसके अंडर में रहेंगे, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ से हटे नहीं थे, बिकॉज हमें सोचा था कि अगर पार्टनरशिप विद ब्रिटेन वुड बी इन आवर इंटरेस्ट, सो वी डिड नॉट पार्ट अवे विद द कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट 75 ईयर्स ऑफ द मॉडर्न कॉमनवेल्थ आ गए, कॉमेमोरेटिंग द लंदन डिक्लेरेशन 1949। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए है। बाकी इंडिया इज़ द लार्जेस्ट member because it holds around 60% of the Commonwealth total population। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ का गेम्स जो होगा ना, एक अच्छा न्यूज़ है कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स वुड बी ऑर्गेनाइज, इंडिया हैज़ बिड किया है कि हम इंडिया में इसको गेम कराएंगे, बिकॉज हम कौन से ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं? 2036 ओलंपिक्स गेम्स। तो दैट इज़ वाई वी हैव प्लेस्ड अ बिड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। अब ये पहले हमने इससे पहले 2010 का एक कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट किया था। अब देखो यहाँ पर वॉलंटियर एसोसिएशन है 56 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, मेनली फ्रॉम फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। 1926 में आया था और इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ने किया। 1949 में नया इन्होंने इनेबल्ड रिपब्लिक्स टू जॉइन मॉडर्न कॉमनवेल्थ के नाम से। डिसीजन कंसेंसस से होते हैं, मेंबर्स चूज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। एग्जाम्पल्स क्वीन एलिजाबेथ, अब किंग चार्ल्स। तो जो लीडर्स मेंबर्स हैं ना, चूज करते हैं हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। अब हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ इज नॉर्मली द प्रिंस और द प्रिंसेस और जो किंग और द क्वीन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो किंग चार्ल्स इज द हेड ऑफ स्टेट इन 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन एडिशन टू यूके। तो कनाडा में जैसे फॉर एग्जांपल दे आर हैविंग ए हेड ऑफ स्टेट एज किंग चार्ल्स अभी भी, है ना। अब तो 2021 में क्या हुआ, बारबोडास ने रिमूव कर दिया यूके मोनार्क को। अब कुछ इनिशिएटिव है, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट मे बी कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बट आई वुड डाउट कि यार मेंस में ऐसा कुछ आ जाए। एक बार रीड मार लेना। आई एम नॉट रीडिंग इट बिकॉज एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये भी मुझे आई डो नॉट थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए एक दो पॉइंट अगर आपको याद रहे तो ठीक है, देख लेना। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हाँ तो देखो प्रीलिम्स में जाते हैं ना मेंबर्स वगैरह, फैक्ट्स याद होने चाहिए। फैक्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए तो थोड़ा एनालिटिकल कुछ पॉइंट्स अगर एक्स्ट्रा याद है आपको तो अच्छा रहता है। ठीक है, अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल दिस आई थिंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में कतर को निकाल दिया था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से, और इंडिया इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट, दैट्स वाई इट कैन बी टर्म्ड एज इम्पोर्टेंट वन। तो रिसेंटली कुछ G20 जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है स्ट्रेटेजिक डायलॉग की, इसलिए न्यूज़ में, बट आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बट दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। दिस टेबल सेज कि GCC कब आया था? 1985 में आया था, और रियाद यानी कहाँ पर इसका? सऊदी अरेबिया में ही हेडक्वार्टर है इसका। 1985 में आया था। इसके 6 गल्फ स्टेट्स के साथ पार्टनर की कंसिस्ट करता है, UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर एंड कुवैत। So these are all are very rich countries. They are located. Why it's called as Gulf Cooperation Council? Because it is located around the Persian Gulf, जो एक it's a very good and important source of oil around the world. So पर्शियन गल्फ में आप ऐसे मैप में देखो, पर्शियन गल्फ ही है, यहाँ पे UAE है, यहाँ पे हमने जबल अली भी पढ़ा था, जबल अली। एंड
अल गुवैफत पोर्ट, 2 पोर्ट थे यहाँ पे जबेल अली है, यहाँ पे अल गुवैफत। तो यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया तो है, रियाद जिसकी कैपिटल है, देन बहरेन है यहाँ पर, एंड कतर एंड कुवैत। दीज 6 कंट्रीज विच आर लोकेटेड अराउंड द पर्शियन गल्फ आर इन द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। अब देखो ये इतना पता है, इसके बाद कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ये मेंस के लिए अच्छा है, ना कि प्रीलिम्स के लिए। बस प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो ये देख लो, पहले डायलॉग कब हुआ है 2003 में, और पहला जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक जीसीसी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है। और इसके साथ हमारा एक बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। वाई? बिकॉज ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, और अराउंड 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है ना हमारी एनआरआईज़ की, कितना इंपॉर्टेंट है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन हमारी एनआरआईज़ की जीसीसी में, जो एक टॉपिक भी है डायस्पोरा रिलेशंस। तो डायस्पोरा का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एंड जीसीसी कंट्रीज शेयर्स 30% ऑफ द इंडियाज़ टोटल रिमिटेंसेस। एनर्जी कॉपरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 35% ऑफ इंडियाज़ ऑयल इम्पोर्ट एंड 70% ऑफ इंडियाज़ गैस इम्पोर्ट कम्स फ्रॉम जीसीसी कंट्री। अब हम नाटो देखेंगे, तो नाटो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग दैट 2 साल से काफ़ी न्यूज़ में। मैं इसको कहूँगा अपना अच्छे से इसको इन डेप्थ पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था कि रेड सी बहुत न्यूज़ में था। तो रेड सी से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि क्या रेड सी में कोई भी रिवर आके ड्रेन करती या नहीं करती। ये काफ़ी अच्छा है। एक स्टेटमेंट थी कि देयर इज़ नो रिवर विच ड्रेन्स इन रेड सी, एंड ये मैंने गलत किया था, बट ये फैक्चुअली सही है कि कोई भी, मैंने सोचा था कि कोई तो रिवर होगी जो ड्रेन करती होगी रेड सी में, बट द आंसर वॉज येस, देयर इज़ नो रिवर विच ड्रेन्स इन रेड सी। तो ऐसा करके कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है नाटो के बारे में भी स्टेटमेंट देके। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, नाटो क्या है। नाटो के बारे में पढ़ रहे थे। नाटो में देखो, नाटो बहुत न्यूज़ में है 2-3 साल से, अभी काफ़ी इट्स इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, एंड द रीज़न बीइंग रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में स्टार्ट हुआ था, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब पहले ना यूरोप में ना ऐसे एक वार्सो पैक्ट था। वार्सो पैक्ट के अंडर यूएसएसआर के जो नेशंस थे वो एक अलायंस में थे, और नाटो के नेशंस एक अलायंस बनाया था जो एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी पे हुआ था। कलेक्टिव डिफेंस मतलब एक नाटो अलाय पे अगर आपने युद्ध लड़ा तो सारे ही कंट्रीज़ पे युद्ध लड़ाए। तो इसमें हमें ना ये देखना है कि स्वीडन ने अभी ज्वाइन कर लिया 32 मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। देन 1949 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इट्स अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस ऑफ 32 कंट्रीज़। आई थिंक इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर में न्यू अपडेट्स भी आ रहे हैं कि कैसे हाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डिच्ड यूक्रेन, एंड हाउ अमेरिका की पॉलिसी को कभी रिलाई नहीं कर सकते थे, एंड इंडिया ने बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया था, दैट इट टुक अ डिप्लोमेटिक फर्म स्टैंड दैट वी विल नॉट साइड विद एनी ऑफ द साइड, एंड वी वर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ रशिया। हमने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी मीन्स कि रशिया के अगेंस्ट में हो, क्योंकि हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है। और अभी हम देख रहे हैं कि 3 साल बाद रशिया के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, एंड सो इट विंडिकेटेड आवर स्टैंड। तो हमारे कुछ 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। फिनलैंड अभी लेटेस्ट मेंबर है, एंड स्वीडन इज ऑल्सो स्टार्टेड। आर्टिकल 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव डिफेंस। इसमें यूक्रेन ने अप्लाई किया था 2022 में, पर अभी मेंबर नहीं बना। इसके बाद कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन 2% कहीं पे ऐसा फिक्स नहीं है, बट इट्स बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम। इसके बाद एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, इसमें दिया नहीं है पीटी में, हाँ इसमें दिया नहीं है। क्या नाटो का जो ये कलेक्टिव डिफेंस की मैकेनिज्म है, ये कभी भी इन्वोक हुआ है? मतलब कभी भी ऐसा हुआ है कि एक नाटो ने एलआई पे कुछ अटैक हुआ और सारे नाटो एलआई को युद्ध के लिए आना पड़ा हो? या फिर ऐसा कह लो कि कभी भी आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ है? वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हो आप, या फिर आप खुद सोचो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो हाँ हुआ है, जब 9/11 अटैक हुए थे 2001 में अगेंस्ट अमेरिका, अलकायदा लेड WTO में जो अटैक हुए थे, उस टाइम पे ये आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ था। इसमें मेंबर नेशंस, फाउंडिंग मेंबर नेशंस आप देख सकते हो। बाकी मैं बस ऐसे कंट्रीज़ का देख लेना, इसमें कौन सी कंट्रीज़ नहीं है वो देख लेना, बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, मतलब कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ऐसा प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस रहे। नाटो मेंबर कंट्रीज़ में चेक रिपब्लिक है, आइसलैंड है, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस, पोर्तुगल, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, नॉर्थ मैक्सिडोनिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। सारी कंट्रीज है। यूक्रेन नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ऑस्ट्रिया भी नहीं है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे एक ऑस्ट्रिया कंट्री है इधर की साइड में, वो भी कंट्री नहीं है। तो ये देख लेना। और कौन सी कंट्रीज नहीं है मैं अभी आपको बता। तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, साइप्रस एंड आयरलैंड एंड माल्टा। तो आयरलैंड एंड माल्टा, ऑस्ट्रिया एंड सिप्रस, ये चार कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसा है तो ये हटा देना। बाकी यूरोपियन कंट्रीज सारी हैं। मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस देता है। करेंटली 19 कंट्रीज़ हैं MNA। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। वाई इंडिया इज़ नॉट मेंबर? इंडिया डू नॉट वांट टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए US लेड ग्रुपिंग, अंडर US लेड ग्रुपिंग, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ MNA। बट हाँ, NATO+5 में ये कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल। ओके, सो जेनेवा कन्वेंशंस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूज़ में रहे हैं तो पता होना चाहिए। मेंस में आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। देखो, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के 2024 में 75th एनिवर्सरी हुई है जेनेवा कन्वेंशंस की। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होता है? वो लॉ ऑफ वॉर जिसमें विच सीक्स टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। मतलब जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ में, सिविलियंस, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और जो लड़ाई हैं, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन आए थे 1949 में। ये अभी क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। इसमें 4 ट्रीटी हैं कि जो 4 ट्रीटीज है 1949 में। वॉन्डेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड। वॉन्डेड, सिक और स्टिल प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल एट सी को बचाना है। ह्यूमन ट्रीटमेंट होना है प्रिजनर ऑफ वॉर को, जैसे अभिनंदन वर्धमानन को ट्रीटमेंट अच्छी देनी पड़ेगी पाकिस्तान को, अंडर विच एक्ट, विच ट्रीटीज? ये जेनेवा कन्वेंशंस के अंडर में। फिर प्रोटेक्ट सिविलियंस पर्टिकुलरली इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, सिविलियंस को बचाने के लिए। कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी साइन हुए हैं, बस ये हम बोलना चाहिए कि जेनेवा कन्वेंशंस क्या है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ ट्रीटीज़ और हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप न्यूज़ में सुनते रहोगे। एक हेज कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए। देन बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसके बाद केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसके बाद रोम स्टैट्यूट फॉर ICC। रोम स्टैट्यूट फॉर ICC क्या है? ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इट इज़ ए रोम स्टैट्यूट जिसमें वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जीनोसाइड के अगेंस्ट में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको परसिक्यूशन से बचाया जाता है। तो ये 3 ट्रीटीज़ हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, मतलब जैसे कोविड वायरस, कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करेगा। केमिकल वेपन्स में यूज़, प्रोटेक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स को रोकता है। तो ये की ट्रीटीज़ अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये IHL है ना, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और प्रीलिम्स में भी ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को किसके रिलेटेड है और बायोलॉजिकल वेपन्स किसके रिलेटेड है। ICC और ICJ में बहुत डिफरेंस पूछते हैं, मॉक वाले पूछते हैं, UPSC भी पूछ सकता है। तो आप ये देख लेना, अभी आगे आएगा कभी देख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट ये है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बट हाँ, C10 और L69। C10 और L69 क्या है ग्रुपिंग्स? ये ऐसी ग्रुपिंग्स है जो 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की है, जो 2008 में बनाई गई थी। ये क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं अफ्रीकन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और L69 क्या है? ये L69 ऐसी ग्रुपिंग है डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो बोल रहे हैं कि UN, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करो। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिफॉर्म्स करना है। इसमें क्या इंडिया मेंबर है? Is India a member in this organization? Yes, India is a member in this organization. Name origin, L69 क्यों आया? Because it was a document, L69, which were leading international negotiation for UNSC reform. तो बस इतना पता होना चाहिए। हाँ, अब देन नेक्स्ट एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है जो ट्रीटी ऑफ बर्न में स्टेबलाइज हुआ था जनरल पोस्टल यूनियन के थ्रू। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो 1869 में है। इंडिया भी एक मेंबर है और ये UN के स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं। स्पेशलाइज एजेंसीज़ क्या होती हैं? स्पेशलाइज एजेंसीज़ लगभग UN की कई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, फिर WIPO भी एक फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
दीज आर द स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ UN, ठीक है। इसके बाद फाइव आइज अलायंस, कुछ नहीं है, फाइव आइज अलायंस इज अलायंस मल्टीनेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क, जो यूएस UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ में मिलके इन्होंने एक स्थापना करी है इसकी। इसमें क्या होगा कि एक तरह से इंटेलिजेंस शेयर होता है US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच में। इसी में क्या हुआ था, नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस शेयर करते हैं 5 कंट्रीज। ये वाई इट वाज इन न्यूज़ आफ्टर निज्जर अटैक एंड गुरप्रीत सिंह पन्नू का जो केस हुआ था, उसमें 5 आइज इंटेलिजेंस ने एक दूसरे को शेयर किया था। तो इतना पता होना चाहिए, हाँ भाई है। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, हाँ भाई 2 फेजेज में हुआ है, कैन स्किप। ओपेक प्लस इज इम्पोर्टेंट, हाँ भाई ये पता होना चाहिए, 2016 में हुआ है और फाउंडेड इन बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ओपेक बना था। ओपेक कुछ नहीं है, ओपेक कुछ कंट्रीज़ जो साथ में मिलके ऑयल की प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। ओपेक में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वो मिलते हैं और सप्लाई को रेगुलेट करते हैं बाय द इफेक्ट दैट द ऑयल प्राइसेस इज कंट्रोल्ड। अब ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस इज मोर कंट्रीज, ओपेक एंड 10 more countries which determines the prices of oil. OPEC countries are Algeria, Guinea, Gabon, Libya, Nigeria, Congo, UAE, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. Non-OPEC countries are group of 10 countries named as Mexico, Russia, Kazakhstan, Oman, Azerbaijan, Malaysia, Bahrain, South Sudan, Brunei and Sudan. Interesting fact that OPEC is headquartered in Vienna, Australia. So Vienna में इसका headquarter है. It's headquartered in Vienna to coordinate and unify petroleum policies among member countries to secure fair and stable. Mostly ये output को control करते हैं and after this output controlling the prices are controlled. अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये क्या है, एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग चाइना। और ADB का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है मनीला में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि US इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, US इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विथ जापान, ठीक है। अब AIIB में कितने मेंबर्स हैं, 110 मेंबर्स। एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एंड SCO, इन तीनों में से कौन कौन सी बॉडीज़ में इंडिया मेंबर है। आंसर तीनों में ही है, तीनों में इंडिया मेंबर है। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर AIIB में, फिर इंडिया है, देन रशिया। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रांट जो मिलता है वो इंडिया को मिलता है इसके अंडर में। अरब लीग है, वो बहरीन में हुआ है और वो इसका हेडक्वार्टर के कैरो में है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर अरब स्टेट्स हैं, मिडिल ईस्ट के और नॉर्थ अफ्रीका के। 1945 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को, बाकी इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है, 22 मेंबर स्टेट्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्लेसेस इन न्यूज़ मैपिंग में आ जाता है प्रीलिम्स के लिए। नगोर्नो काराबाख रीजन, हाँ भाई 2 साल से न्यूज़ में। इसको आर्टसैक भी कहते हैं, आर्टसैक बाय आर्मेनियंस। कहाँ पर है ये, अजरबैजान और आर्मेनिया में। यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे आर्मेनिया है, जॉर्जिया, रशिया। हाँ, तो अजरबैजान को सपोर्ट कौन करता है, अजरबैजान को तुर्की सपोर्ट करता है, आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट करता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, वाली कोटेशन। तो नगोर्नो काराबाख इनके बीच में न्यूज़ में रहता है। यूक्रेन बहुत टाइम से यूज़ है, जैडमिनी आइलैंड, स्नेक आइलैंड कहते हैं, स्नेक आइलैंड, यहाँ पे था स्नेक आइलैंड, ये काफ़ी स्टार्टिंग के टाइम पे ही न्यूज़ में था। तो लैंड बॉर्डर्स, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है ये सी ऑफ अजोव। इसका पूरा ऐसे ही देख लेना एक बार मैपिंग में कि भाई सी ऑफ अजोव पहले पड़ता है, फिर ब्लैक सी पड़ता है, तो कैसे पूरा आगे से नीचे तक पड़ता है। तो यूक्रेन की मैपिंग इज़ इम्पोर्टेंट और ज़्यादा नहीं देखना है इसमें, क्योंकि बस ये देखना है यूक्रेन के साथ बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज़ लगाते हैं। तो यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगाते हैं बेलारूस, रशिया, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड। ये प्रीवाई क्यों है, UPSC ने पूछा था कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर लगता है यूक्रेन का। बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, मोल्दोवा, हंगरी, स्लोवाकिया, ठीक है। तो बाकी की कंट्रीज़ का नहीं लगता, देख लेना जैसे। और साउथ ऑफ यूक्रेन में सी ऑफ अजोव है यहाँ पर, और ब्लैक सी है।
ब्लैक सी है, ठीक है। अब नॉर्ड स्ट्रीम क्या थी, ये गैस पाइपलाइन थी जिसको बस कर दिया था, ऐसा कहते हैं कि बस किया था यूएस ने। तो नॉर्ड स्ट्रीम है जो जर्मनी से गैस देती है रशिया तक, यहाँ पे अंडर वाटर जाती थी गैस, नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए रशिया से नॉर्थ अमेरिका। कुर्स रीजन, ये रशिया में, ये पता होना चाहिए। कुर्स रीजन इज इन रशिया, कुर्स रीजन इज इन रशिया। लेबनान, हाँ लेबनान में क्या है, हेजबोल्ला एक्टिव है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में एक ब्लू लाइन करके है, ब्लू लाइन, क्योंकि जो लेबनान है ना, लेबनान और इजराइल का बॉर्डर, वो ऐसा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर इसको ऐसे मानते हैं ब्लू लाइन के ज़रिए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या है इसके, देख लो न्यूज़ क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की आर्म है जो डेनिस स्ट्रेट से कनेक्ट होती है। मैपिंग अलग भी करनी पड़ेगी वैसे, बट ये है कि अभी जितने इसमें मैपिंग दिया वो देख लेते हैं। बाल्टिक सी है जिसमें स्वीडन, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और पोलैंड, ये कंट्रीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ही है और डेनिस स्ट्रेट से मिलती है, ये डेनिस स्ट्रेट यहाँ पर। तो ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इसके बॉर्डर है, पोलैंड का भी। फिर तुर्की में एक अच्छी चीज़ है कि मतलब तुर्की में ब्लैक सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल स्ट्रेट, फिर मेडिटेरियन, एजियन सी, फिर मेडिटेरियन सी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस याद करना है कि सबसे पहले बोस्फोरस स्ट्रेट, सबसे पहले ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद बोस्फोरस स्ट्रेट आएगा इधर, छोटा सा स्ट्रेट जो है। उसके बाद आएगा सी ऑफ मरमरा, थोड़ा मैप में ऐसा कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्लैक सी, दिस इज़ ब्लैक सी, ये पूरा जो है नदी है ये ब्लैक सी है। देन फिर आता है बोस्फोरस स्ट्रेट, दिस इज़ बोस्फोरस स्ट्रेट, जो छोटा नैरो पैसेज जो है। देन ये आती है जो छोटा सा ये सी ऑफ मरमरा है। देन ये जो छोटा सा एक डार्डेनल स्ट्रेट है। देन ये एजियन सी है, एजियन सी, फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी। तो सीक्वेंस ऐसे ही है, ऐसे याद रखना है। सबसे पहले आएगा सी ऑफ अजोव से भी स्टार्ट कर सकते हो, सी ऑफ अजोव, फिर ब्लैक सी के बाद ऐसे ब्लैक सी के बाद बोस्फोरस स्ट्रेट, बोस्फोरस स्ट्रेट के बाद सी ऑफ मरमरा के बाद डार्डेनल स्ट्रेट के बाद एजियन सी, फिर एजियन सी के बाद मेडिटेरियन। तो ऐसे है सबसे पहले ब्लैक सी, फिर बोस्फोरस स्ट्रेट, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर डार्डेनल स्ट्रेट, फिर एजियन सी एंड फिर मेडिटेरियन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैपिंग आ जाती है सीधे ही। अगर आपको ऐसा करना है तो एक बार ऐसे लिख लेना जैसे मैंने लिखा है, फिर उसको याद कर लेना। ब्लैक सी, बोस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल स्ट्रेट, एजियन सी। इसका निमोनिक भी बना सकते हो, BBSDA, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब बाकी का देखते हैं। तो तुर्की क्या है, तुर्की के पास से ये ना ये पूरी रिवर्स वगैरह निकलती है, ये पैसेज है तुर्की के पास में, और इसी से बहुत सारे ब्लैक सी इधर से जो भी कंट्रीज़ है जिसका सामान है वो इधर से एक्सपोर्ट होता है, मेडिटेरियन सी में आता है। तो एक क्रूशियल चौक पॉइंट है ये, क्रूशियल चौक पॉइंट है ना। और अनातोलिया कहाँ है, अनातोलिया जो वेस्टर्न एशिया है, अनातोलिया ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है और ये तुर्की का ही पार्ट है। तो अनातोलिया अगर आए क्वेश्चन, अनातोलिया का है तो तुर्की है। ब्लैक सी, मेडिटेरियन, एक बार रीड भी मार लेना इसको पॉज करके। गल्फ ऑफ एडन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे पायरेट्स की एक्टिविटी होती है। रेड सी पे आया क्वेश्चन लास्ट ईयर, तो गल्फ ऑफ एडन के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट देख लेना कुछ भी लगे तो। उसके बाद गल्फ ऑफ एडन यहाँ से आती है रेड सी से, इधर से ऐसे जाते हैं। जिबूती यहाँ पर है, जिबूती लैंड लॉक्ड है, एरिथ्रिया है, तो जिबूती का छोटा सा पार्ट इसमें आउटसाइड लेते हैं। सॉरी, जिबूती इज़ नॉट लैंड लॉक्ड, इथोपिया इज़ लैंड लॉक्ड,
जिबूती का तो वाटर एक्सेस है। फिर सोमालिया, सोमालिया यहाँ पे पायरेट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, और क्यों कॉन्टेक्स्ट वो जनी भी देखोगे तो आप सही है, बट ये मैपिंग में पता होना चाहिए। सोमालिया गल्फ़ ऑफ एडन और इंडियन ओशन के पास में इधर पड़ता है, गल्फ़ ऑफ एडन और इंडियन ओशन, ठीक है। फिर अबू मूसा आइलैंड, ये न्यूज़ में, क्योंकि देखो ये न्यूज़ में क्यों अबू मूसा आइलैंड, ये यहाँ पर है और इस पे ना कंट्रोल किसका है, ईरान का। 1971 से ईरान का कंट्रोल है, लेकिन ये यूएई इसको मानता है कि ये हमारी टेरिटरी है। तो क्लेम्ड बाय बोथ ईरान एंड यूएई बट हेल्ड बाय ईरान 1971 से। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत पास में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत पास में, इसलिए अबू मूसा आइलैंड। तो यहाँ पे ऑयल पासेज बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल बहुत पासेज होता है ना। इसके बाद न्यूज़ क्या थी कि चाइना के एनवॉय को उन्होंने बुलाया था, ईरान ने समन किया था, क्योंकि उन्होंने ईरान की सोवरेनिटी को डाउट कर दिया था इस पर। फिर सेनकाकू आइलैंड, ये 2-3 साल से न्यूज़ में देख लो। हाँ, तो सेनकाकू आइलैंड्स पढ़ना है हमें। सेनकाकू आइलैंड्स में देखो, ये वाई इट इज़ इन ऑलवेज न्यूज़ बिकॉज इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बिटवीन चाइना एंड जापान। तो क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था ऐसा एक क्वेश्चन कि सेनकाकू आइलैंड किस लिए न्यूज़ में, तो 4 ऑप्शंस दे दिए थे यूपीएससी ने, और वो पीवाईक्यू भी हम देख सकते हैं सेनकाकू आइलैंड का क्वेश्चन। तो सेनकाकू आइलैंड का क्वेश्चन ये आया था, सेनकाकू आइलैंड में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेनकाकू आइलैंड समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़। तो क्या ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स है जो मेड बाय कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। क्या सेकंड स्टेटमेंट है, चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज़ बीन सेट अप देयर to help Taiwan to increase its defense capabilities. And fourth, ICJ declared them as no man's land. Some Southeast Asian countries claim them. अब देखो इसमें क्या था ना कि फर्स्ट ऑप्शन जैसे मैंने देखा था, मैं 2022 का पेपर अटैम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन मेरा गलत था बिकॉज आई सो कि यार ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स है, तो मुझे लगा हाँ ये हो सकता है, इट इज जनरली बिलीव्ड, बट आंसर इसका सेकंड था। क्योंकि देखो अब अगर आप ना ये यूपीएससी करता है कि पहले स्टेटमेंट ऐसा देता है जिसमें आपको लगता है कि यही आंसर है, एंड फिर आप आगे की स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं, और पेपर में क्या रहता है ना, प्रेशर रहता है, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, बट आंसर इसका सेकंड है। तो हाँ, आंसर सेकंड है, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो सेनकाकू आइलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज़ हैं, तो मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा। साहिल रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाना, यहाँ का जो सवाना है और यहाँ पे सारा डेजर्ट है, उसके बीच का रीजन है, ये न्यूज़ में रहता है। बाकी कुछ जगह है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, आर्मेनिया, अज़रबाईजान और सब चीज़ें आगे हम देखेंगे। तो एक पटानी कॉन्फ्लिक्ट किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये थाईलैंड से, साउथ एंड थाईलैंड में होता है। फिर एक इंडोनेशिया है, मिंडानाओ, ये अभी मैं बाकी नहीं पढ़ रहा, बस मैं ये इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज काचिन स्टेट इज़ इन म्यांमार, जो हमारे रीजन को बॉर्डर करता है। उसके बाद साहिल रीजन है, दैन तिग्रे भी बहुत 2 साल से न्यूज़ में है, तो तिग्रे काफ़ी तिग्रे भी अच्छा न्यूज़ में रहता है। तिग्रे कौन सा जगह पर है, इथोपिया में, तो इथोपिया में एडिस अबाबा जिसकी कैपिटल है। तो मैं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप तिग्रे को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद मोजाम्बिक भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक सूडान इंपॉर्टेंट है, दारफुर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड मार लेना, मैं इसको एक को बताने में इतना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वही बस मार्क कर देता हूँ। कैटलोनिया इंपॉर्टेंट है, चिचनिया भी इंपॉर्टेंट है, रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। तो कैटलोनिया कहाँ का है, स्पेन का है, कैटलोनिया स्पेन का है, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा कि यमन वुड भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद रेड सी एंड हाउथीज़ इम्पोर्टेंट है कि यमन सिविल वॉर चल रहा है। एक रेड सी का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि रेड सी में कोई भी रिवर जाती या नहीं जाती, तो काफ़ी डीप क्वेश्चन आया था। उसमें पहली स्टेटमेंट थी कि रेड सी एक ऐसी सी है जिसमें कोई भी रिवर अंदर ड्रेन नहीं करती है, जो फैक्चुअली सही था। मुझे लगा कि गलत हुआ क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट तो मतलब ये शो करता है कि अगर आप मतलब कोई भी टॉपिक अगर पूरे साल न्यूज़ में है तो आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है, तो ये देखना है। उसके बाद हाउथीज़ रिबेल है वहाँ पर रेड सी में, और ये ना लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स करी थी। इंडिया एक ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन संकल्प, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। इसके बाद देखो इसराइल न्यूज़ में, तो इसराइल पूरे साल से न्यूज़ में, इसकी कुछ मैपिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये मैपिंग में अलग से भी एक बार डिस्कस कर लूँगा प्लेसेस इन न्यूज़ में, बट देखो इसराइल ये पूरी टेरिटरी है, यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, स्ट्रिप में। फिर ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि जॉर्डन रिवर के वेस्ट में, इसलिए वेस्ट बैंक कहते हैं। डेड सी यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। देन गोलन हाइट्स अगर क्वेश्चन है कि कहाँ पर है, तो ये सीरिया में है, जो ऑक्यूपाई किया है इसराइल ने,
और लेबनान इसके ऊपर है, और ये मेडिटेरियन सी का रीजन है। ये मैपिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आती हैं, और लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में था, इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन। एक इरेज क्रॉसिंग है, इरेज क्रॉसिंग कहाँ पर है, ये इरेज क्रॉसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेज क्रॉसिंग, और रफा क्रॉसिंग साउथ में है। तो अगर क्वेश्चन मैं पूछूँ आपसे कि इरेज क्रॉसिंग, गाज़ा स्ट्रिप और रफा क्रॉसिंग को नॉर्थ से साउथ लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? तो इरेज क्रॉसिंग हो गया, फिर गाज़ा स्ट्रिप हो गया, देन रफा क्रॉसिंग हो गया, EGR। और अगर मैं आपसे बोलूँ गोलन हाइट्स, सी ऑफ गलीले और जॉर्डन रिवर को नॉर्थ से साउथ में करना है, तो पहले गोलन हाइट्स हो जाएगा, देन सी ऑफ गलीले, देन जॉर्डन रिवर, उसके बाद डेड सी, ये इसके बाद आर्मिस्टिक लाइन किसके बीच में? ये इज़राइल के बॉर्डर बनाती है आर्मिस्टिक लाइन, हाँ, और ये जॉर्डन के बीच में। तो आर्मिस्टिक लाइन किसके बीच में? आर्मिस्टिक लाइन इज़ बिटवीन इज़राइल, ये इज़राइल है, एंड जॉर्डन, ये जॉर्डन है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ब्लू लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू लाइन काफ़ी न्यूज़ में था। तो ब्लू लाइन एक तरह से लेबनान और इज़राइल के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये देखो ब्लू लाइन, ये है, UN डिमार्केटेड है, दिस इज़ UN डिमार्केटेड, और इज़राइल के ऊपर वाले बॉर्डर में, और लेबनान से टच करता है। इसके बाद जॉर्डन, जॉर्डन किसका कैपिटल? जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान, और जॉर्डन बॉर्डर शेयर करता है इज़राइल से, सीरिया से, इराक से, सऊदी अरेबिया से, ठीक है। क्या इज़राइल वाटर एक्सेस है? क्या इज़राइल के पास वाटर एक्सेस, सी एक्सेस? ये कोई आंसर बता भी सकता है। तो हाँ, इसमें गल्फ़ ऑफ अकाबा करके है, जिससे उसको बंदरगाह पोर्ट है उसका, जिसमें उसको वाटर एक्सेस इस तरफ से मिलता है, रेड सी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया काफ़ी न्यूज़ में, आर्मेनिया ने ऑफिशियली पैलेस्टाइन को स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए भी न्यूज़ में। बाकी अज़रबाईजान एंड आर्मेनिया आर इन कॉन्फ्लिक्ट, इनकी लड़ाई हो रही है बीच में, इस जगह पे, उसको कहते हैं नगोर्नो काराबाख। ये भी UPSC ने PYQ में पूछा है, तो UPSC IR में काफ़ी ये पूछ रहा है न्यूज़, जो प्लेसेस इन न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप रीड कर लेना। तो आगे इराक है, तो मेरे को लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है इस बार। ईरान ठीक है, इतना वो नहीं है। उज़्बेकिस्तान में आप ये देख लो कि RLC कहाँ पर है, RLC यहाँ पर है। क्या उज़्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड है? तो हाँ, उज़्बेकिस्तान इज़ लैंडलॉक्ड। तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान को कैस्पियन सी का एक्सेस मिलता है, तब भी वो लैंडलॉक्ड है, बट ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया में। और एक और क्वेश्चन बनता है जो कि विच इज़ द डबली लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है, दो कंट्रीज़ हैं जो डबली लैंडलॉक्ड है। डबल लैंडलॉक्ड मतलब कि जैसे उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान एक तो खुद ही लैंडलॉक्ड है, उसके कोई सी एक्सेस नहीं है, दूसरा उसके जो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डरिंग कंट्रीज़, वो भी खुद लैंडलॉक्ड है। अब आपको लग रहा होगा कज़ाकिस्तान को तो ये कैस्पियन सी का एक्सेस है, बट कैस्पियन सी खुद में एक एंक्लोज है, वो ऐसे नहीं कि आपको, अगर आप कज़ाकिस्तान से जाओगे तो आपको ये मेडिटेरियन सी में एक्सेस मिल जाएगा, तो ओपन नहीं है वो, तो इसलिए डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। और दूसरी कंट्री है एक Liechtenstein. Sorry, if I am pronouncing it wrong, but Liechtenstein is a country which is also doubly landlocked country. ठीक है, Liechtenstein, ठीक है। तो ये स्पेलिंग है इस कंट्री की, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे UAE भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और UAE के बाद थाईलैंड। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। इसने क्या किया है कि लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स मैरिज को, तो विच इज़ क्वाइट अ बिग थिंग फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। देन लाओ, आप देख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलीपींस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिलीपींस ने साइन किया है ब्रह्मोस डील इंडिया के साथ। तो फिलीपींस कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में, सुलू सी बीच से रिलेटेड है। एक बार देख लो, याद रहे तो ठीक है, वरना ऐसे याद नहीं रहता। मॉरिशस कहाँ पर है? अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोमोरोस, सेचेल्स, मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड, तो उसको आप ऊपर से नीचे लगाओ। तो इसमें मालदीव्स, फिर सेचेल्स, फिर अगलेगा आइलैंड, फिर कोमोरोस, फिर मडागास्कर, फिर मॉरिशस, फिर यूनियन आइलैंड। तो ऐसे नॉर्थ से साउथ लग जाएगा। तो आप याद कर लेना कि सेचेल्स के बाद आएगा S, के बाद आएगा C के बाद आएगा M, फिर रियूनियन। तो ऐसा करके कर सकते हो। अब देखो, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा न्यूज़ में रहती है, जैसे चैगोस आइलैंड भी न्यूज़ में रहता है। चैगोस आइलैंड इंडियन ओशन में, डिएगो गार्सिया, तो ये UK के पास था चैगोस आइलैंड, अब मॉरिशस में को दे दिया उन्होंने
एंड डिएगो गार्सिया क्या है? डिएगो गार्सिया यूके की ओवरसीज़ टेरिटरी है, ओवरसीज़ टेरिटरी ऑफ यूके। हाँ, तो उसमें फिर रुआंडा भी इसके बाद न्यूज़ में, लेक किवू इसमें पड़ता है। देखो इसमें ना मैं एक कुछ प्लेस मैपिंग की ना, जैसे मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, सुदर्शन गुर्जर सर है, उनकी मैपिंग की टीवी सीरीज़ देख ली, वो यूट्यूब में सीरीज़ देख ली थी, तो यूट्यूब की सीरीज़ से भी काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो स्टैटिक मैपिंग अगर आप कर लोगे ना तो आपको ये आसान होगा रिवाइज करने में। इट्स लाइक रिवीजन। पीटी मोस्टली ना आपका जो स्टैटिक का है वो रिवीजन होता है। पीटी अगर आप केवल पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, पर अगर आपका स्टैटिक अच्छा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर तो आपको लगेगा ये बहुत जल्दी हो गई पीटी। तो इसलिए आप स्टैटिक का पढ़ के फिर बाद में पीटी पढ़ो तो फ़ायदा रहेगा। लेक की वजह से डीआरसी का पार्ट बनता है, बॉर्डर बनता है, ठीक है। इसके बाद टोगो, टोगो में नहीं लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट, ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन में, पर ये मिनरल का क्वेश्चन है तो ये ज्योग्राफी का पार्ट में आएगा, आईआर में कम आएगा। घाना एक बार देख लो मैप में। अफ्रीका की मैपिंग ना मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि सुदर्शन गुर्जर सर की मैपिंग है, अच्छी लगी थी मेरे को, लास्ट ईयर मैंने देखी थी, तो वो आप देख सकते हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। बाकी अगर आपने स्टैटिक मैपिंग अच्छे से कर ली तो आपको हो जाएगा। इसके बाद माली, तो माली भी न्यूज़ में है बिकॉज ये पूरा अफ्रीका ही कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है, तो इसकी मैपिंग अगर आप देख लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। उसके बाद ज़ाम्बिया, तो ज़ाम्बिया भी लैंडलॉक कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्रीज़ बहुत हैं इधर। फिर मैक्सिको, मैक्सिको न्यूज़ में मेरे को इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोलीविया, बोलीविया देन पनामा। हाँ, पनामा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पनामा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पनामा इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जी ने बोला है कि पनामा जो कैनाल है वो अमेरिका वापस ले लेगा उसका कंट्रोल। पनामा ने मना कर दिया है। पनामा कैनल क्या है? जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक कैनल गई है जिससे शिप की कॉस्ट कम हो जाती है। उस वो कैनल में जो कॉस्ट आती है शिप को जाने की, वो पैसा पनामा लेता है। तो अब अमेरिका बोल रहा है अंडर डोनाल्ड ट्रम्प कि हम उसको कंट्रोल को लेंगे। बट ये मतलब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा चीज़ लग रही है, ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि आईआर में ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी कंट्री को बोलोगे हमारी चीज़ और ये हो जाएगी। बट शोज़ की इम्पेरियलिज्म अपने राइज पर है। तो पनामा बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू आई एवैक्यूएट आइलैंड कम्युनिटी ऑफ गार्दी सुकबुक आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो ये न्यूज़ है, बाकी एक बार देख लेना मैप में। ट्रिनिडाद टोबैगो मैं नहीं करा रहा, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ स्किप कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बाकी आप बस मैप में देख लेना एक बार। सितवे पोर्ट इंपॉर्टेंट है। सितवे पोर्ट क्या है? कालाधन मल्टीलेटरल कालाधन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कोलकाता से सितवे इन म्यांमार आएगा। उसके बाद कलाधन रिवर में कला, फिर कलेटवा और फिर एजावाल। तो हमारा है क्या, कोलकाता से कुछ भी सामान अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, जो बहुत छोटा सा चिकन स्नैक कहते हैं इसको, चिकन स्नैक बहुत छोटा सा एक गर्दन टाइप है चिकन्स की। तो वो वाले ऐसे जाने में अगर चाइना आ जाता है यहाँ से तो हमारी वो चीज़ सोवरेनिटी को थ्रेट होगा। इसलिए हमने ना बांग्लादेश को बाईपास करने के लिए कोलकाता से सितवे पोर्ट ऐसा बनाया ताकि हम यहाँ से बांग्लादेश म्यांमार के थ्रू बाईपास करें बांग्लादेश को और एजावल यहाँ पे आ जाए मिज़ोरम में। तो ये चीज़ थी। एक सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत न्यूज़ में था बिकॉज इसमें क्या था कि यूएस चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड में मिलिट्री बेस को इस्टेब्लिश करना। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। अब हुआ क्या था कि इस आइलैंड में जहाँ तक रिपोर्ट्स हैं that US was denied them to establish a military base on Saint Martin Island. That was the reason why US orchestrated a coup और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का उसको सपोर्ट किया यूएस ने इन बांग्लादेश। तो ये न्यूज़ है। गुआम आइलैंड कहाँ है? गुआम आइलैंड पैसिफिक ओशन में, फिलीपींस के पास में। फिर सेन रिवर कहाँ है? सेन रिवर है इट्स इन पेरिस के नियर में, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फिर लेक तुर्काना केन्या और इथोपिया का बॉर्डर में पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स भी पाए गए हैं। फिर माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका की मैपिंग है तो उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें सही से रिवीजन हो जाएगा। बाकी अभी ये है कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया का सबसे हाईएस्ट पीक है और इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका का भी हाईएस्ट पीक है। अब देखो लिपू लेक पास कहाँ है? इट्स इन उत्तराखंड में लिपुयाधुरा, कालापानी, लिपू लेक। और ये जो रीजन है दैट इज़ बीइंग क्लेम्ड बाय नेपाल एज देयर टेरिटरी। तो ये
अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आपका ये जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हुई। तो बाकी के टॉपिक्स में मैं ये बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, क्या नहीं लगा। मैंने हाईलाइट भी करा है, तो वो बाकी मैं मेरे को लगता है कि एक ओवरव्यू आपको लग गया होगा कि किस तरीके से स्किप करना है, किस तरीके से पढ़ना है। और बायलैटरल रिलेशंस में देखो इंडिया चाइना न्यूज़ में बट ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है प्रीलिम्स में। ये कुछ फैक्ट्स देख लेना है, पांगसोंग लेक के फैक्ट्स देख लेना, ये इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। इंडिया नेपाल का बस ये टेरिटरी जो मैंने हाईलाइट करा है वो देख लेना, मुझे बाकी काम करने लगा था। उसके बाद इंडिया भूटान, तो मतलब अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं। इंडिया बांग्लादेश में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। मैं इसमें लिख भी देता हूँ और ये मैं अपनी ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपको देखना हो हाईलाइटेड पीडीएफ तो आप देख सकते हो। मैं आगे वाली पीडीएफ्स भी जो पढ़ूंगा उसके बाद शेयर करता रहूँगा। तो ये हो गया, इंडिया बांग्लादेश देख लेना अच्छे से। ये मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इंडिया में मालदीव्स, ये इसका रिलेशन है, ये मेंस के लिए अच्छा है। पिछले साल आया भी है मेंस में क्वेश्चन, बाकी प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसा लगता नहीं। बट हाँ, इसमें ये चीज़ देख लो मैपिंग में कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड्स और मालदीव्स के बीच में। बस इतना इंपॉर्टेंट था। इंडिया रशिया आप छोड़ सकते हो, इंडिया यूएस भी छोड़ सकते हो, इंडिया यूके छोड़ सकते हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये सब ना क्या है मेंस में इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बचते नहीं है, एक बार रीड मार लेना। नहीं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स चाबहार भी जो मैंने मार्क किया वही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। बाकी ऐसा कुछ जितना मैंने किया मार्क उतना ही करो, बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना कि प्रीलिम्स के लिए। हाँ, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ये भी थी, ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना कि मेंस, ये इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। पर प्रीलिम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकते हैं कि हाँ भाई CDS का क्या वो था। तो इसके बाद ये भी काम का नहीं है इतना, मेंस का ही है। FATF, हाँ भाई ये वाली चीज़ देख लेना कि FATF कहाँ पर है, पेरिस में 1989। और मेंस का ये जो है फिल्म से थोड़े बहुत फैक्ट्स पूछ सकते हैं बस, ज़्यादा नहीं। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन, ये भी मेंस का ही लग रहा था ऐसा। वर्ल्ड ये भी पूछता नहीं है UPSC, ये नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फिल्म्स। एक्सरसाइज देख लेना, हाँ तो एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें मैचिंग आ सकती है एक्सरसाइज में, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो युद्धाभ्यास किसके बीच में, इंडिया और US के बीच में। सेल्वेक्स US और इंडिया के बीच में। फिर एक इम्पोर्टेंट है इंडिया और फ्रांस के बीच में, एक्सरसाइज शक्ति। फिर नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के बीच में। फिर इंडिया रशिया के बीच में इंद्र है, इंडिया और रशिया, इंद्र। फिर इंडिया और ओमान के बीच में अल नज़ा, नसीम अल बहर, ओमान और इंडिया नेवी के बीच में। इसके बाद समुद्र लक्ष्मणा, उससे पहले हम मैत्री देख लेते हैं। मैत्री थाईलैंड और इंडिया के बीच में, मैत्री अलग है और मित्र शक्ति अलग है। मित्र शक्ति इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्डियन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक उदार शक्ति भी है इंडिया और मलेशिया के बीच में। ट्राइलेटरल्स भी हैं बट मुझे लगता नहीं कि ट्राइलेटरल्स इतना आएंगे। सद्भाव के हमने क्या किया था, सद्भाव इज से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो मैंने दिखवाया है वो आपको, मुझे लगा उतना ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक बार आप जो मैंने ये पहला पेज में मैंने किया था हाईलाइट कि भाई क्या इंपॉर्टेंट लगा था, उस हिसाब से देख लेना। कुछ चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूँ अब इसको कैसे करना है। तो देखो PTA में ना अभी जो मैंने अभी आपको बताया दैट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। अब PT 365 में आप एक बार रीड मार देना, जो मैंने टॉपिक्स बचे हैं आपको लगता है कि उसमें बस 1 टाइम रीडिंग, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना, आप इंपॉर्टेंट ही रीड कर लो, वन टाइम तो रीड करो, प्लस 2 टाइम्स जो मैंने हाईलाइटेड वन है वो रिवाइज़ करो। तो 1 टाइम रिवीजन करो एक बार हाईलाइटेड पोर्शन का, और फिर उसमें ना जो आपको लगे कि भाई इंडेक्स निकालो उसका प्रिंट, और इंडेक्स पे ना 2-2 3-3 फैक्ट्स लिख लो। मतलब ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपने पहले ये कर लिया, उसके बाद फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया एक बार, उसके बाद एक बार इंडेक्स बना दिया, 2-3 फैक्ट्स लिख लिया आपने, तो आपको देखने में आएगा कि इंडेक्स के फैक्ट्स बनाने के बाद आपके 3 पेज में पूरा एक PT 365 रिवाइज हो जाएगी, विच आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू डू। तो अभी ये वाली PT IR की थोड़े ना प्लेसेस इन न्यूज़ की स्टैटिक वाली मैपिंग करने के बाद करना, तो आपको आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, वरना टाइम लगेगा। और
कुछ और पीटीज़ हैं तो उसका मैं ये बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्या क्या आप छोड़ सकते हो। तो पीटीज़ रिवाइज़ करके ना स्टैटिक से मतलब स्टैटिक पहले कर लोगे, और जैसे आईआर में आप मैपिंग पहले कर लो तो काफ़ी जल्दी हो जाती है। और एक दो बार रिवाइज़ करके फिर इसका टेस्ट वेस्ट में जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो देख लेना। और अभी तो ये अक्टूबर तक की है, उसके बाद जो मंथली मैगजीन्स हैं वो करते रहो, या फिर या तो मंथली करते रहो, या फिर जो एक्सटेंडेड उसका वेट मतलब एक्सटेंडेड भी आ जाएगी अभी, तो उसका वेट कर लो थोड़ा। बट आई विल सजेस्ट कि आप मंथली कर लो, बेस्ट रहेगा, जल्दी चीज़ें हो जाएंगी और वही आती हैं। तो अभी का वीडियो एंड करते हैं, बाकी थैंक यू। कुछ और चीज़ होगी तो मैं शेयर करूँगा। ओके बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।